नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम करने वाले हैं सोम के टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी, यूपीपीसीएल, टीएचडीसी। ये वैकेंसीज आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है और आने वाले टाइम में कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में आपको ये वैकेंसी दोबारा कब देखने को मिले। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सोम के ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो और साथ ही साथ हर एक जो क्वेश्चन है उसको किस शॉर्ट वे से हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द रेशियो ऑफ रिएक्शन आर ए एंड आर बी ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द फिगर विल बी। देखिए यहाँ पे अपने को क्या बताना, रेशियो बताना, यानी कि हमको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक टोटल बोलता आर ए प्लस आर बी का क्या रेशियो है तो हम वेट को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछा है, यानी कि रेशियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हम लोग उसको एग्जैक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता नहीं सकते। उसके लिए हम लोगों को आर ए और आर बी दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर ए को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं। तो आर ए को किससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, लोड इंटू डिस्टेंस बाय द अदर सपोर्ट। जो सब लोड के हम लोग लेते हैं ना, जैसे आर ए ले रहे हैं तो डिस्टेंस लोड की हम लोग कहाँ से लेंगे, बी से लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 इंटू ये कितना हो गया 6 प्लस आपका ये यूडीएल है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3। ठीक है, प्लस फिर 3 इंटू 2, ये पूरा हो गया। इसमें डिवाइड कर देंगे होल लेंथ। पूरी लेंथ कितनी है अपनी 8 मीटर, यानी 8 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए की जो वैल्यू आएगी वो अपनी कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, ये तो आगे आर ए की वैल्यू। और आर बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, आर बी की वैल्यू हम लोग टोटल लोड में से आर ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे। टोटल लोड कितना है 5 और 3 8 और ये कितने पे लोड लग रहा है 2 इंटू 2 4 और 8 4 12, यानी कि टोटल लोड 12 हो गया अपना। और आर ए 6 है तो आर बी भी 6 हो गया। तो आर ए आर बी कितना हो गया, आर ए भी 6 हो गया हमारा, आर बी भी 6 हो गया। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन अ स्ट्रेन हार्डनिंग द रीजन इन विच मटेरियल अंडरगोज चेंज इन एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विल बी। देखिए, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं तो हमारा ये इस तरह बनता है, ये स्ट्रेट लाइन, उसका यील्डिंग में जाता है, फिर थोड़ा प्लास्टिक रीजन में जाता है, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग में जाता है, फिर नेकिंग में जाता है। ठीक है, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है या नेकिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे जो डाया होता है वो कम हो जाता है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है, ये प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक है, इसको हम लोग इलास्टिक रीजन बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। ठीक है, जब हमारा जो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग क्या, हम लोगों ने स्ट्रेस दी, यानी कि इतनी स्ट्रेंथ थी उसकी। ठीक है, यहाँ तक हमने दिया तो यहाँ तक चला। ठीक है, इतनी स्ट्रेस थी। लेकिन स्ट्रेन हार्डनिंग में होता क्या, उसके जो एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और जो मटेरियल है वो और पैक्ड फॉर्म में हो जाता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से हमको क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा लोड इंक्रीज करना पड़ता है, इसकी वजह से उसमें ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये जो पोर्शन होता है स्ट्रेन हार्डनिंग का, इसी में हम लोगों को जो ज़्यादा स्ट्रेस देनी पड़ती है, यानी कि इसी में एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता कि इसमें डाया में चेंज होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया में रिडक्शन किस में होता है, तो वो नेकिंग जोन में होता है। ठीक है, या फिर ये बोल देता कि फ्रैक्चर पॉइंट किस जोन में आता है या फिर किस जोन के जस्ट बाद आता है, तो वो नेकिंग जोन में आता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जो सोम के क्विक रिवीजन बनाया था उसमें इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, इसके जो मेजर क्वेश्चन के टाइप्स हो सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, वो तीनों केस मैंने आपको वहाँ पे बताए थे, तो उस वीडियो को पूरा जाके जरूर देखिएगा आप लोग। ओके, तो अब बात करते हैं, इससे पूछा क्या, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर। तो ये केस स्टडी क्या कहती है, हम लोग इसको इस तरह शो करते हैं कि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। ठीक है, ये डिस्टेंस एल होती है, ये ए मानते हैं हम लोग, ये ए मानते हैं। ठीक है, अगर एल हमारी ग्रेटर है 2a से, अगर एल हमारी ग्रेटर है 2a से, तो होगा क्या उस केस में, उस केस में हमको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से इस तरह पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एल लेस देन और इक्वल टू 2a है, तो उस केस में हमें कोई भी
इस तरह क्रॉसिंग नहीं मिलती है। हमारा जो डायग्राम है बीएमडी का वो नीचे ही होके चला जाता है। जब लेस देन होता है नीचे को चला जाता है, इक्वल होता है तो टच करते हुए जाता है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको एल मानते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, जब आपका जो एल है वो लेस देन और इक्वल टू 2a होता है, उस केस में कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं होता। 2a करेंगे हम लोग, इसका 12 करेंगे, जो भी एल है तो 4l आएगा। और ये कितना एल है, यानी कि ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है, यानी कि उस कंडीशन में कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन अकर नहीं होगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग एट बी एंड सी तो ये गलत है, एट मिड ऑफ बी सी ये भी गलत है, नो वेयर इन द बीम, यानी कि बीम में कहीं भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं होगा। और इसके रिगार्डिंग में एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब भी आपका जो बीएमडी है वो साइन चेंज करेगा तभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा। अगर वो टच करके भी जा रहा है ना तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की सिचुएशन में नहीं आता। जब बीएमडी पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव वे में चेंज करता है तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, जब वो जीरो को टच करके वापस लौट जाए अपनी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं बोलते। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्वायर बीम ऑफ साइड एक्स, यानी कि कोई बीम है इस तरह, ये एक्स उसका साइज है। ठीक है, इस तरह हमारा कोई भी बीम है, इज सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स एफ एट सर्टेन सेक्शन, यानी कि किसी भी सेक्शन पे ये बीम है उसके किसी भी सेक्शन पे हमारा कोई शेयर फोर्स एफ लगा हुआ है। द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एट टॉप एज ऑफ द सेक्शन इज, देखिए मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ आपका बहुत अच्छा, कि जब हमारा शेयर फोर्स लगता है, बीम पे शेयर फोर्स लगता है तो हमारा जो डायग्राम होता है शेयर स्ट्रेस का वो इस तरह होता है। लेकिन वहीं अगर हमारा टॉर्क लगता है तो उस केस में जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। किस तरह का, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, ये डायरेक्शन होती है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना, ये कि शेयर स्ट्रेस का डायग्राम तो है लेकिन किसके लिए है, वो टॉर्क की कंडीशन में या फिर शेयर फोर्स की कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे शेयर फोर्स दे रखा है, यानी कि ये वाला डायग्राम हमारा वैलिड है पहला। ठीक है, तो कहाँ पूछा, टॉप एज पे, यानी कि टॉप पे और बॉटम एज पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपका बेसिक्स लेवल है या नहीं है, या फिर आपने सिर्फ जो फॉर्मूलेस हैं वो रट लिए हैं। ओके, तो ये चीज़ें चेक करने के लिए आपके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, in a flexed beam one section is reinforced with another section, the purpose of such beam is, देखिए तो हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं, क्या इंप्रूव करने के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक वुड है एक स्टील है, उनको आपस में जोड़ के एक बीम बना दी गई। उसके भी 2 केसेस बनते हैं लेकिन उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन है हम लोग करते क्यों हैं। देखिए, तो हम लोग जानते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ होती है बीम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के। जेड के हमारा सेक्शनल मॉडुलस, यानी कि जितना ज़्यादा जेड होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ बेयर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं, जेड के पर्पज़ से। जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, यानी कि आपका ए क्या है, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन, ये गलत है। बी है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, यस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ लेंथ एल कैरीज अ ग्रेजुअली वेरिड लोड विद 0 इंटेंसिटी एट बी, यानी कि यहाँ पे 0 है, एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट ए, यानी कि यहाँ पे ए पे है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन ए बी। ठीक है, तो आपको जो बीम है उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है, वो होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वहीं ये वाला कंडीशन हो जाता है इस तरह की लोडिंग का, तो उस कंडीशन में होती है मिड में होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 होती है, मिड में होती है। लेकिन ठीक है, लेकिन तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
द मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी फॉर फेलर ऑफ अ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी जो होती है वो होती है सेट वेनार्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरीज आपको याद रखनी है क्योंकि हर एक एग्जाम में एक ना एक थ्योरी का नाम पूछा जाता है। तो ये थ्योरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक थ्योरी पूछी जाती है। तो ये सारी थ्योरीज और उनके नाम भी आपको याद रखते हैं और उसकी किस मटेरियल के लिए की जाती है और क्या उसका शेप होता है वो भी आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ अ सर्कुलर बीम। देखिए सर्कुलर बीम के केस में हम लोग बात करते हैं तो सर्कुलर बीम के केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है वो 4/3 होती है एवरेज का, ठीक है। और मैक्सिमम डिवाइड बाय एवरेज पूछा तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द शेयर डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड इज गिवन बाय। जैसे आपकी ये बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम होता है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक्स को इतनी अच्छी तरह चेक कर देंगे कि आप फॉर्मूलों को ऑटोमेटिकली याद कर लोगे, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह फ्रेम है कि आपके बेसिक्स को हिट करेंगे कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है। तो इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो आपके जितना दूर जाओगे आपका उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना आपका किसके प्रोपोर्शनल होती है वहाँ से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कहूँगा मैं इसको। ओके, होलो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्जन। देखिए होलो शाफ्ट है, स्ट्रेस हमेशा हमारी जो लगती है वो मटेरियल पे लगती है, ठीक है, एयर में नहीं लगती, मटेरियल पे लगती है, ठीक है। होलो से एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द शेयर स्ट्रेस वेरिएशन। देखिए शेयर स्ट्रेस वेरिएशन है, ठीक है, इन द शाफ्ट अलॉन्ग इट्स रेडियस। अब यहाँ पे बात की गई है टॉर्जन की। टॉर्जन के केस में क्या बोला था मैंने, किस तरह बनता है, इस तरह बनता है, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है शेयर स्ट्रेस की, ठीक है, क्योंकि उसको रजिस्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका वो आपका होगा कैसे, सी, ठीक है, क्योंकि इसी तरह कट करते हुए जाती है, यहाँ पे कट कर ही नहीं रही है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एट एनी पॉइंट ऑफ अ बीम द सेक्शन मॉडुलस, यानी कि जेड की बात की गई है, मे बी ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द ऑफ द सेक्शन बाय जेड। क्या होता है हमारा I/Y। वाई क्या है हमारी, ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, एन से हमारी डिस्टेंस होती है, हमने कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डेप्थ ऑफ द सेक्शन, नहीं, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है डेप्थ ऑफ सेक्शन यानी कि पूरी डेप्थ, तो ये तो नहीं है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि हाँ, यहाँ से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है उसको हम लोग ले सकते हैं एज अ सिमेट्रिकल केस में, यानी कि जो मोस्ट सूटेबल आंसर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग सिमेट्रिकल लेके चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज विद बोथ एंड फिक्स्ड, यानी कि ये एक एंड भी फिक्स्ड है और ये एंड भी फिक्स्ड है, ठीक है, और टेम्परेचर हम लोग राइज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट हमारा वो भी सिस्टम है वो एक्सपेंड होने की ट्राई करेगा, ठीक है। द कंपोनेंट हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें कोई भी दो मटेरियल हैं, क्योंकि फिक्स कंडीशन में यानी कि आपका जो बीम है, जो भी सिस्टम है आपका,
वो लोअर हो या फिर हायर हो, दोनों ही ट्राई टू एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। जब वो एक्सपेंड होने की ट्राई करेंगे और दोनों पॉइंट्स से हमने उसको ब्लॉक करके रखा है, फिक्स करके रखा है, यानी कि दोनों में ही कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस में चेंजेस तब आते, एक में कंप्रेसिव एक में टेंसाइल तब होती जब एक मूव कर पाता, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक हैं, दोनों ही मूव नहीं कर सकते, दोनों में ही रेजिस्टेंस डेवलप होगा, यानी कि दोनों में ही कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखो जो हमारा डेल्टा एल होता है वो एल अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम होगा, वो प्लस हो या माइनस हो, एल दोनों की सेम होती है। जो वेरिएशन होता है वो अल्फ़ा में होता है, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसकी लेंथ में वेरिएशन ज़्यादा होगा, और जिसकी लेंथ में वेरिएशन ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रेस वेयर करेगा, जो बढ़ने का ट्राई करता है वो कंप्रेसिव करता है, यानी कि जिसमें कि लेंथ में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी, और जिसका अल्फ़ा कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी। ओके, तो यहाँ से आपका एक जो कॉन्सेप्ट है कंपोजिट बीम्स का या फिर किसी भी कंपोजिट सिस्टम का, वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, लेकिन पीडीएफ कंप्लीट हो गई है, एक क्वेश्चन मिस है तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि एक भी क्वेश्चन एडिटिंग में मिस ना हो। ओके, व्हेन अ लोड इज एक्सर्टेड ऑन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन कॉन्टैक्ट, देखो जब सरफेस टू सरफेस कोई भी ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस समय जो स्ट्रेस लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो डी है वो राइट आंसर है। अब मैं एक बात करता हूँ कि बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। अगर एलएसएम में हम लोग बात करें, वी टॉक इन एलएसएम, तो बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.45 एफसीके। क्या होती है, 0.45 एफसीके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछिएगा, या फिर फॉर्मूला नहीं, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि M20 ग्रेड का मैंने कंक्रीट लिया है तो इसके लिए बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू बताइए। तो आपको बताना क्या है, 0.45 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90 MPa आपकी जो है स्ट्रेस वो निकल के आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे लगे होंगे, उनके सॉल्यूशन भी समझ में आए होंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन में आपको कोई भी अगर डाउट है, या फिर अगर आप उसको डीप डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने एक जो आपका वीडियो है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका एक ग्रुप भी है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में उसी के साथ मैं आप कोई क्वेरी समझ के वहीं पे आपको तुरंत आंसर कर दूंगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सोम प्लस आरसीसी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके होने वाले होंगे सोम के, और 15 क्वेश्चन होंगे आपके आरसीसी के। इसी तरह लेके हम लोग आगे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, जिससे आपका जो प्रीवियस सब्जेक्ट है वो लैक ना करे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रीवियस सब्जेक्ट हैं वो लैक ना करे। इसकी वजह से हम लोग जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसके आरसीसी के बाद, तो उसमें सोम प्लस आरसीसी के भी लेक्चर होंगे, प्लस एनवायरनमेंट के जो लेक्चर भी होंगे वो भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कॉम्बो पैक में लेके चलने वाले हैं, जिससे आपके जो भी पीछे के सब्जेक्ट्स हैं वो लैक ना करे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।